बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग दूसरे फेज़ में दाखिल हो चुकी है, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है। अब दूसरे फेज़ के अंदर ये मामला सिर्फ ईरान और इजराइल तक रुका नहीं रहेगा, बल्कि इसमें दीगर आसपास के जो ममालिक हैं, जिसमें ख़ासतौर पर तेल की पैदावार वाले, तेल से मालामाल ममालिक भी शामिल हैं, जिसमें कुवैत है, जिसमें ओमान है, जिसमें यूएई है, जिसमें कतर है, जिसमें सऊदी अरेबिया है। तो ये सारे वो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक हैं जहां से सप्लाई पूरी दुनिया को जाती है। तो ईरान के पास एक ऐसा खतरनाक हथियार मौजूद है जिसे अगर वो इस्तेमाल कर दे, क्योंकि वो धमकी दे चुके हैं इस हथियार को इस्तेमाल करने की, तो फिर न सिर्फ अमेरिका को घुटने टेकने पड़ेंगे बल्कि पूरी दुनिया शायद ईरान की हिमायत में खड़ी हो जाए। क्या हथियार है जिसकी वजह से ईरान की पोजीशन कदरे मुस्तहकम है, या उसे कॉन्फिडेंस है कि उसे इतनी आसानी से ज़ेर नहीं किया जा सकता, ये आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और फिर आपको आगे चल के बताएंगे कि वो सारे ममालिक जो कि इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं, आस पड़ोस में ईरान के मौजूद हैं, और वहाँ पे अमरीकी फोर्सेस कितनी कितनी तादाद में मौजूद हैं। और अगर ये जंग जिस तरह से अब हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अगले फेज़ के अंदर, अगले मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है, और पहले से ईरान धमकी दे चुका है कि हमें मजबूरन फिर अमेरिका के उन तमाम अड्डों को निशाना बनाना पड़ेगा जहां पे अमेरिकी फोर्सेस की मौजूदगी है। तो कितना कितना इस वक्त ख़तरा किन किन ममालिक को मौजूद है, और वहां पे कितने अमेरिकी फोर्सेस की प्रेजेंस है, नक्शे की मदद से ये भी आपको बताएंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि इसराइल को हर रोज़ करोड़ों डॉलर्स का नुकसान किस तरह से उठाना पड़ रहा है, और वो उनका जदीद दिफाई निज़ाम जो कि अब तक नाकाबिल तस्खीर था, जिसके ऊपर बड़ा इतराते थे, जिस पर उनको बड़ा गुरूर था, वो उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है। कितनी उसमें कैपेसिटी है, कितनी उसमें सकत है, कितनी उसमें सलाहियत है कि वो इतने अरसे तक या कब तक ये खड़ा रहेगा इजराइल के दिफा में, और उसके बाद चांसेस हैं कि शायद ये मज़ीद दिफा ना कर पाए। तो ये कुछ फैक्ट्स के साथ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, और आखिर में एक राउंड अप होगा ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स का, जिसके अंदर कितने ममालिक ने हिमायत की है ईरान की, क्या कुछ बयानात आए हैं, और आने वाले दिनों में ये जंग क्या शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो एक एक करके तमाम स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, नक्शे की मदद से सबसे पहले ये देखिए, ये वो समुद्री रास्ता है जो कि इन गल्फ कंट्रीज को मिलाता है पूरी दुनिया के साथ, और ये मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में है ईरान के। और यही वो सबसे खतरनाक हथियार है ईरान का, जिसे अगर वो इस्तेमाल कर दे, अगर वो आबनाए हुर्मुस जिसको क्लोज करने की, जिसको रोकने की, या जिसके ऊपर रुकावट डालने की, नाका लगाने की वो पहले धमकी दे चुके हैं, अगर वो इस रास्ते को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई, जो कि पहले ही सिर्फ इस खदशे के पेश नज़र कि ये रास्ता बंद हो सकता है, ऑयल प्राइसेस में एक बड़ा इजाफा हो चुका है, और अगर इस रास्ते को रोक दिया जाता है तो उसके बहुत ही तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। ज़रा थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसराइल का ईरान पर जो हमला है वो 13 जून को हुआ था नाज़रीन, और खदशा जाहिर किया गया कि ईरान आबनाए हुर्मुस बंद कर सकता है, जो आलमी तवानाई रसद के लिए एक अहम रास्ता समझा जाता है। ये आबनाए हुर्मुस ईरान और ओमान की सरहद पर वाक़ है, और सिर्फ 33 किलोमीटर की ये जो पट्टी है, जो कर्व आप देख रहे हैं मैप में, ये सिर्फ 33 किलोमीटर की पट्टी है, जिसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना, या जिसे रोकना ईरान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और वैसे भी उनकी जो बहरिया है, उनकी जो बहरी फोर्स है, वो बहुत ही मुअस्सर है, बहुत ही मजबूत है, और इस वजह से अगर वो चाहें तो बासानी इस रास्ते को, इस रूट को क्लोज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, यहाँ पर नाकाबंदी कर सकते हैं। आलमी रसद का 20% रास्ता जो है तेल, नाज़रीन पूरी दुनिया के तेल का 20% इसी रास्ते को इस्तेमाल करता है। आबनाए हुर्मुस के जरिए पूरी दुनिया को 20% तेल इस रास्ते के जरिए जाता है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और कतर इस रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। कतर की एलएनजी गैस बरामदात भी यहीं से जाती है। अगर हुर्मुस बंद हो जाए तो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमत 120 से 130 डॉलर फी बैरल तक पहुंच सकती है, और इसमें आजकल के जो हालात हैं उसके मुताबिक कई गुना मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि ये जो तज्जिया, ये जो एनालिसिस है, ये काफ़ी पहले का है। आलमी मईशत को बड़ा धचका लगेगा। सिर्फ बंद होने का खदशा भी कीमतें बढ़ाने के लिए काफ़ी है, जिसका हम देख रहे हैं अमली मुजाहरा।
अमेरिकी खाम तेल की कीमत में तकरीबन $2 इजाफा और ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 2.8% इजाफा। अमेरिका और इसराइल के लिए खतरा, अगर ईरान ने हुर्मुज़ बंद कर दिया तो अमेरिका के फौजी बहरी बेड़े मशरक़ वस्ता में महसूर होकर रह जाएंगे, यानी कि वो बेकार हो जाएंगे। वो सिर्फ वहाँ पे एक म्यूजियम में खड़े होने वाले तैयारे से ज़्यादा उनकी अहमियत कुछ भी नहीं होगी अगर वहाँ पे उनको तेल नहीं मिलता बर वक्त। इसराइल की तवानाई सप्लाई बिलवास्ता मुतासर हो सकती है। आलमी मार्केट में माशी बहरान अमेरिका और यूरोप के लिए सियासी नुकसान बनेगा और अमेरिकी नेवी को खलीज में नकलो हरकत महदूद करनी पड़ जाएगी। तो ये सारी पाबंदियाँ, ये मजबूरी बन जाएगी अमेरिका के लिए अपने तमाम हथियारों को, चाहे वो ज़मीनी रास्ते से इस्तेमाल करने वाले हैं या फाइटर जेट्स हैं, वो बेकार होकर रह जाएंगे। 1980 को टैंकर वॉर में ईरान इराक ने इसी रास्ते को निशाना बनाया। दुनिया के कई अहम तेल बरदार जहाज तबाह हुए और ईरानी मौक़िफ़ यह है कि ईरान ने हमले के बाद हमारी जो तेल की तनसीबात हैं वो महफूज हैं, लेकिन अगर मुस्तकबिल में ज़ख़ायर या रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया तो ईरान खुद भी ये रास्ता बंद कर सकता है, क्योंकि अब बराह रास्त उनकी अहम जो एसेट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और ईरान के पास आखिर में कोई और ऑप्शन नहीं बचेगी सिवाय इसके कि वो इस रास्ते को बंद कर दे। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया को फौरी तेल का बहरान दरपेश होगा और तेल के बहरान का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक हथियार जो कि ईरान के पास मौजूद है, अगर इसे इस्तेमाल करता है। और सिर्फ यही नहीं, ईरानी रुकने पार्लियामेंट सरदार इस्माइल कौसरी की तरफ से जो IRGC के कमांडर भी हैं, बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश ज़ेर गौर है, ईरान ये फैसला पूरी संजीदगी के साथ करने वाला है। ये बयान ऑफिशियली ईरान का आया है, जिसके बाद जो एक दुनिया के अंदर तशवीश की लहर है वो पाई जाती है और इसी तशवीश के बायस ऑयल प्राइसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर पे, जिसके अंदर आप मैप के अंदर देख सकते हैं कि खित्ते के अंदर अमरीकी फोर्सेस कहाँ कहाँ कितनी कितनी तादाद में मौजूद हैं। तो ये वो मैप है नाज़रीन जिसके अंदर ओमान में 606 जवान मौजूद हैं, UAE के अंदर अमरीकी फोर्सेस के 5000 जवान हैं, कतर के अंदर 13,000, बहुत बड़ी तादाद, सऊदी अरबिया के अंदर 3,000, बहरीन के अंदर 7,000, कुवैत के अंदर भी 13,000, यानी कि कतर और कुवैत को सबसे ज़्यादा ख़तरा लाहक है अगर ये जंग एस्केलेट करती है, जो कि दूसरे मरहले में ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है। इराक के अंदर 6,000 फौजी हैं, सीरिया के अंदर 800 हैं, जॉर्डन के अंदर 3,000 और इसी तरह से टर्की के अंदर भी 2500 अमेरिकी फौजी मौजूद हैं। और ये वो सारी एयर बेसिस भी हैं, इनके मिलिट्री बेसिस भी हैं। और ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर अमेरिका ने बराह रास्त इसके अंदर अपना हिस्सा डाला अपने हथियारों के साथ, अपने फाइटर जेट्स के साथ, जिसका वो ढके छुपे तो पहले इस्तेमाल कर ही रहा था इजराइल, लेकिन अब चूंकि अमेरिका बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर यकीनी तौर पर उन्हें जो नताइज है उसके लिए भी तैयार रहना होगा। अगली खबर नाज़रीन क्या है वो भी सुन लीजिए कि कितना नुकसान हो रहा है इस दिफाई निज़ाम के ज़रिए, जो कि बहुत ही महंगा पड़ रहा है। और ना सिर्फ महंगा पड़ रहा है बल्कि उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उसकी खसूसियात हैं वो भी महदूद हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी भी सूरत हाल का सामना कर सके। तो इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ मिसाइल दिफा कितने अरसे तक कायम रह सकता है ये भी सुनिए। इसराइल एक तय दर तय मिसाइल दिफाई निज़ाम पर इन्हिसार करता है, एरो 2 और 3, थार्ड डेविड स्लिंग और आयरन डोम, लेकिन ईरान के साथ तवील जंग में बेहतरीन निज़ाम भी हुदूद का शिकार हो चुका है। एरो और थार्ड सिस्टम्स, एरो 2 फ़िज़ा के अंदर तवील फासले के मिसाइलों को तबाह करता है, एरो 3 खला में बैलिस्टिक मिसाइलों को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाता है, थार्ड जो अमेरिका ने 2024 के आखिर में तैनात किया था आखिरी मरहले में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और एक बैटरी में 48 इंटरसेप्टर्स मौजूद होते हैं और इंटरसेप्टर्स की कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉस्टली है नाज़रीन, ये छोटी मोटी इनकी अमाउंट नहीं है। एरो के लिए 20 से 30 लाख डॉलर्स और थार्ड के लिए 1 करोड़ 20 लाख डॉलर्स से भी ज़ायद इस्तेमाल होता है। अहम चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त इसराइल के लिए वो भी सुनिए। महदूद इंटरसेप्टर्स हैं उनके पास, अक्सर एक मिसाइल को गिराने के लिए कई इंटरसेप्टर्स दरकार होते हैं, जैसे ज़खायर तेज़ी के साथ उनके ख़त्म हो रहे हैं। और जिस तरह की एक ह्यूज कैपेसिटी और क्वांटिटी ईरान के पास मौजूद है मिसाइल्स की, जिसके अंदर मुख्तलिफ अक़साम की मिसाइल्स हैं, तो ये बेसिकली उनके सिस्टम को थका भी रहा है और बहुत महंगा पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है। इंटरसेप्शन की जो शरह है नाज़रीन वो इसराइल के मुताबिक 80 से 90% कामयाबी की शरह है, लेकिन ये निज़ाम नाकाबिल शिकस्त नहीं है, ये ईरान ने साबित कर दिया है। कुछ मिसाइल दिफाई निज़ाम को चकमा देकर नुकसान पहुँचा रहे हैं। जदीद ख़तरात आवाज़ से कई गुना तेज़ मिसाइल, डेकोए और ईरानी चालाकियाँ जैसे कि जाली रहनुमाई के हरबे दिफा को मज़ीद मुश्किल बना रहे हैं। इसराइल की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और शाज़ नादिर नाकामी भी उनका मुकद्दर बनती देखी जा रही है। मसलन कुछ मिसाइल एरो और थार्ड दोनों को चकमा देने में कामयाब हुए हैं
उन्हें इंगेज किया गया, जिस तरह हमने आपको कल भी बताया था, और फिर उसके बाद ताकि अपने टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। कहा गया कि नेतन्याहू की जो ख्वाबगाह है, यानी कि उनके बेडरूम तक ईरानी मिसाइल पहुंच चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी सिफारत खाने को भी तेल अवीव के अंदर नुकसान पहुंचा है। उनके जो लोग हैं, इजरायली हैं, वो अपने घरों से ज़्यादा ज़ेर ज़मीन बंकर्स के अंदर वक्त गुजार रहे हैं, अपने जो पालतू जानवर हैं उनके साथ और अपनी फैमिलीज़ के साथ वो वहाँ पे दिन रात गुजारने पे मजबूर हैं। खौफ का इलम है, 24 घंटे वहाँ पे सायरन बज रहे हैं और एक पैनिक की सूरत हाल है। चाहते तो वो ये थे कि पैनिक क्रिएट हो ईरान के अंदर मामूलात ज़िंदगी अब भी बरकरार है। तेहरान को खाली कराने के ऐलानात किए गए क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई मुतवक्के, और अब जो सूरत हाल है नाज़रीन, इसके बाद लगता यह है कि इजराइल की मुश्किलात मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो दिफाई निज़ाम है उसकी कैपेसिटी भी वक्त गुजरने के साथ साथ ना सिर्फ ख़त्म होती जा रही है, बल्कि एक जो इंटरसेप्टर है वो उनको मिलियन ऑफ डॉलर्स का कॉस्ट कर रहा है, और ये ज़्यादा देर तक शायद इजराइल के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन ना हो। तो नेतन्याहू के लिए वक्त कम है और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी वक्त के साथ साथ कम होती दिखाई दे रही हैं। अब आते हैं नाज़रीन कुछ खुलासे की तरफ, कुछ अहम डेवलपमेंट्स की तरफ, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। और वो ये है नाज़रीन कि अगर देखा जाए तो इजरायली हुकूमत को अपने 26 लाख गैर महफूज शहरियों की इस वक्त फिक्र लाहक हो चुकी है। ईरानी हमलों के बाद इजरायली इंतजामिया को अपने जो शहरी हैं वो गैर महफूज लगने लगे हैं और उसकी फिक्र उन्हें खाई जा रही है, जिन्हें ज़ेर ज़मीन महफूज ठिकानों समेत दीगर हिफाजती ठिकानों तक रसाई नहीं है। इजरायली हुकूमत की जानिब से तकरीबन पूरे मुल्क में जंग की सूरत हाल में हिफाजती ठिकाने बनाए गए हैं जिन्हें हंगामी हालात में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ईरानी हमलों के बाद इंकशाफ हुआ है कि कम से कम 26 लाख इजरायली अफराद महफूज ठिकानों तक रसाई से महरूम हैं। यानी कि अब इतने बड़े पैमाने पर आप अपनी आवाम को किस तरह से ज़ेर ज़मीन छुपाएंगे? तो अब इसमें वही होगा, पिक एंड चूज़ होगा। जो ख्वास हैं, जो एलीट क्लास है या जिनकी दस्तरस है आला ऐवानों तक, आला हुकाम तक, वो तो महफूज पनागाह में पहुँच जाएंगे। बाकी सबकी शामत आ जाएगी, वो ईरानी बमों का निशाना बनेंगे और उनका मुकद्दर जो है वो मौत ही ठहरेगी। अब आते हैं नाज़रीन, इसके अलावा जंगबंदी की सूरत में यूरोपीय ममालिक ईरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मैक्रोन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान को एक पेशकश की है, उनके जवाब का इंतजार है। एक लास्ट कहा जा रहा है कि ऑफ़र की गई है अमेरिका की तरफ से कि अब भी ईरान अगर अपनी यूरेनियम की अफज़ूदगी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है, एटमी हथियारों की जो प्रोडक्शन है उसको ख़त्म कर देता है, तो शायद उनके लिए कोई नरम गोशा रखा जा सके, अदरवाइज़ दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान ने चौथा इजरायली लड़ाका तैयारा F-35 मार गिराने का दावा भी किया है। ईरानी फौज ने तबरेज़ में F-35 को ईरानी एयर डिफेंस की बदौलत गिराया। इजरायली फिजाई का 2 ईरानी F-14 टॉमकैट तैयारे तबाह करने का भी दावा और वीडियो भी उन्होंने जारी कर दिया है। खामनाई को शहीद करने से तनाज़ा बढ़ेगा नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा। इजरायली वज़ीर आज़म की हर्जा सराई, वो कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनाई को अगर हम हिट करते हैं, उन्हें शहीद करते हैं, तो मामला इससे बढ़ेगा नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने आपको जो खबर दी थी कि उनके नए आर्मी चीफ को भी शहीद कर दिया गया है, अली शिदमानी को, और उससे पहले मोहम्मद बाकरी को भी निशाना बना चुके हैं। 14 अहम साइंटिस्ट रास्ते से हटाए जा चुके हैं और अब आयतुल्लाह खामनाई को रास्ते से हटाने की बातें हो रही हैं। तो ये हर्जा सराई अब भी इजराइल की जारी है। साथ में इजराइल अपने इक़दामात से अपने वजूद ख़तरे में डाल रहा है। रजब तैयब उर्दवान की तरफ से, तुर्की के सदर की तरफ से अहम बयान आया और उन्होंने ये भी कहा है कि हम हर हद तक ईरान की मदद के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। ये बहुत ही अहम बयान है कि वो किसी भी हद तक ईरान की मदद को तैयार हैं। तो मुस्लिम उम्मा इस वक्त मुत्तहिद हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि इत्तेहाद कायम रहेगा और जिस तरह से फ़लस्तीनियों को अकेले छोड़ दिया था, ईरान को इस मुश्किल वक्त में सबके साथ की ज़रूरत है। और अगर इस वक्त भी उम्मत मुत्तहिद ना हुई तो फिर अगली बारी किसी की भी हो सकती है, कोई भी इजराइल के जारियत का निशाना बन सकता है। साथ में रजब तैयब उर्दवान ने यह भी कहा कि शायद वो मुस्तकबिल में अपनी गलती का इदराक कर पाए इजराइल, लेकिन हमें ख़दशा है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसी तरह के बयानात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी आ रहे हैं कि ईरान को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी होगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान के सरकारी TV पर हमले में न्यूज़ एडिटर समेत अमले की 3
अरकान शहीद हुए। आपने आपको बताया था कि सरकारी टीवी को निशाना बनाया गया लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान, और इसमें 3 अरकान बताया जाता है कि शहीद हैं। इस्राईली फौज ने गुज़श्ता रोज़ तेहरान में ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। शहीद निमा रजबपुर 2 बेटियों के बाप थे। तो ये जुल्म, ये बर्बरियत जारी और सारी है। साथ में नाज़रीन अगर बात की जाए, अमेरिका के अंदर भी ऐसी सेम वॉइसेस हैं, ऐसे समझबूझ वाले लोग हैं जो रोक रहे हैं कि आप आलायकर ना बनिए, इस ईंधन का किरदार अदा ना कीजिए, इस आग को हवा ना दीजिए। अमेरिकी सेनेटर हैं टिम केन, उनका कहना है कि जंग सिर्फ कौमी दिफा के लिए होनी चाहिए। ईरान के साथ जंग में अमेरिकी मफाद सिर्फ दिफाई सूरत में होना चाहिए। ये बहुत ही मस्बत बयान है। उन्होंने कहा कि इसराइल ईरान कशीदगी अमेरिका को लामुतनाही जंग में धकेल सकती है। साथ में अमेरिकी सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से पहले कांग्रेस की मंजूरी की करारदाद भी जमा करवा दी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि इस जंग को रोकने में जो कूतें कार फरमा हैं वो कामयाब हों, ना कि वो फितना फैलाने वाले अनासर जो कि इस जंग को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जंग है ये किसी 1 या 2 ममालिक तक महदूद रहने वाली नहीं है। अगर इसको हवा इसमें फूंकी गई, इसको मज़ीद भड़काया गया, इसमें ईंधन का काम किया गया, तो फिर मसाइल सबके लिए बढ़ सकते हैं। आने वाले दिनों की अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।